दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र आर्थिक विकास की समझ का अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें आप जानेंगे कि विभिन्न आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक कौन से हैं, तीनों क्षेत्रकों की तुलना किस प्रकार से की जाती है और इन क्षेत्रों में किन प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, रोजगार सृजन कैसे किया जाए और संगठित और असंगठित क्षेत्र क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। दोस्तों इसमें हम सबसे पहले आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक को जानेंगे। यहाँ पर कुछ चित्र हैं, इनसे आइए जानते हैं कि ये विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ जो हैं ये किस प्रकार से की जा रही हैं, क्योंकि कुछ गतिविधियाँ वस्तुओं का उत्पादन कर रही हैं, कुछ सेवाओं का सृजन कर रही हैं और हमारे चारों ओर हर समय कुछ न कुछ काम होता रहता है। यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी कुछ न कुछ गतिविधि संपादित होती है। तो दोस्तों इन समूहों को क्षेत्रक कहा जाता है कि महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हीं कुछ समूहों में जब विभाजित किया जाता है तो इनको क्षेत्रक कहा जाता है। और क्षेत्रक उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर अनेक तरीकों से विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए जो चित्र हमारे पास दिए गए हैं उन चित्रों को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कुछ मजदूर हैं जो ईंट भट्ठे पर कच्ची ईंटों की पथाई का काम में कर रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति देखिए कुछ सामान बेच रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति कार्य कर रहा है और यहाँ पर देखिए फूलों को जो है फूलों की तोड़ने का काम किया जा रहा है और एक महिला यहाँ पे कपड़े बेच रही है। तो ये जो है हम विभिन्न गतिविधियों को अध्ययन की सुविधा के आधार पर कुछ क्षेत्रों में बांट सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक आते हैं। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्रक जो कृषि है इसमें कृषि और पशुपालन को शामिल किया जाता है और इसमें प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। इसके बाद द्वितीयक क्षेत्रक जो कि औद्योगिक क्षेत्रक आता है, इसमें विनिर्मित वस्तुएं यानी मैन्युफैक्चर्ड वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं। और जो तृतीयक क्षेत्रक है या जो टर्शियरी अपना क्षेत्र है, इसमें सेवाएं होती हैं, जैसे ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे और डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ये सारी सेवाएं अन्य क्षेत्रों के विकास में ये मदद पहुंचाती हैं। तो ये तीन प्रकार के आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्रक हैं। दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती, ये एक मौसमी फसल है और कपास के पौधों की वृद्धि के लिए मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु आवश्यक होता है। कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में भी हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया और चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं और इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। खनिज अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है और जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसको प्राथमिक क्षेत्रक या प्राइमरी क्षेत्रक कहा जाता है। दोस्तों प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूँकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए कृषि और सहायक क्षेत्रक भी प्राथमिक क्षेत्रक को कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक क्या है? तो द्वितीयक क्षेत्रक जो होता है दोस्तों, इनकी जो गतिविधियां होती हैं इसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और द्वितीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम है, यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि इनको बनाया जाता है या निर्माण किया जाता है, इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया इसमें ज़रूरी है। और ये प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास से पौधों से प्राप्त रेशे का उपयोग करके हम सूत काटते हैं और बुनते हैं। गन्ने का कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। मिट्टी से ईंट बनाते हैं, ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। तो जहाँ भी विनिर्माण की प्रक्रिया होती है उसको द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है। दोस्तों प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के अतिरिक्त एक तृतीयक क्षेत्रक आता है और इसमें
जो है ये दोनों क्षेत्रकों से संबंधित है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करने के लिए जैसे वस्तुओं का उत्पादन इसमें नहीं किया जाता है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग में मदद किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को थोक और खुदरा विक्रेताओं द्वारा बेचने के लिए ट्रक और ट्रेनों का परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से बातचीत करना या पत्राचार करना, बैंक से मदद लेना, इसके अंतर्गत दोस्तों परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार की तृतीयक गतिविधियां उदाहरण हैं। ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची और वकील। ये व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक और लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। और वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नई सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सब भी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आर्थिक गतिविधियों को हम कुछ वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो हमने देखा कि 3 प्रकार के आर्थिक क्षेत्रक हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आइए तीनों क्षेत्रों की तुलना करते हैं। दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक इनके विविध उत्पादन कार्यों से अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम भी करते हैं। दोस्तों इसमें हमको ये देखना ज़रूरी है कि प्रत्येक क्षेत्रक में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं और किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक या प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक जो हैं अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। देखिए किस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्रक की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। दोस्तों हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। ये एक बड़ा काम है, बल्कि आप ये आश्चर्यचकित होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, कीलों और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। ये अत्यंत बेतुकी बात है, लेकिन आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाए। जैसे 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपये होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 होगा। और इस प्रकार तीनों क्षेत्रकों की वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसका योगफल प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर एक सावधानी ये ज़्यादा रखने की ज़रूरत है कि उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने की औचित्य है और आवश्यकता है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है। मिल में गेहूँ की पिसाई होती है। बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी और तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है। बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है और बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में यानी 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट का अंतिम उत्पाद है ये वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। दोस्तों केवल इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही गणना क्यों की जाती है? तो अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं जो हैं वो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से शामिल होता है और अंतिम वस्तु जैसे बिस्कुट है 60 रुपये में पहले से ही आटा का जो 10 रुपये मूल्य है शामिल है, इसलिए सभी मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा यानी प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर जो हैं किसी भी क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी देता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद या ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। दोस्तों ये किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में जो है उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है।
भारत में सकल घरेलू उत्पाद जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है और ये मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करता है, तब जाकर जीडीपी का अनुमान होता है। दोस्तों, ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर होते हैं, इनके क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। सामान्यतः देखा जाए तो अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है और जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती है, कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अधिक उत्पादन होने लगा। तो ऐसे में होता ये है कि जैसे जैसे किसी देश का विकास होते रहता है, क्रय विक्रय की गतिविधियां बढ़ती जाती हैं, परिवहन, प्रशासक, सैनिक कार्यों से लोग जुड़ते हैं और फिर धीरे धीरे जो सेवा क्षेत्रक होता है उनका विस्तार अधिक होने लगता है। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रक से तृतीयक क्षेत्रों की ओर पुनः बदलाव हुआ है और कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया है। भारत में तीनों क्षेत्रकों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है और विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है? तो ये सही है दोस्तों कि इन क्षेत्रकों के आकार और प्रकार में भारत में भी परिवर्तन हुआ है। देखिए, यहाँ पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद दिखाया गया है। यहाँ पे ब्लू कलर में 1973-74 में सकल घरेलू उत्पाद में देखिए प्राथमिक क्षेत्रक की भूमिका ज़्यादा है, द्वितीयक क्षेत्रक बहुत कम है और तृतीयक क्षेत्रक थोड़ा सा उससे अधिक है। लेकिन 2013-14 के आंकड़े देखें तो इसमें देखिए जो प्राथमिक क्षेत्रक है इसका स्थान घट रहा है और द्वितीय क्षेत्रक मान बढ़ रहा है और सर्वाधिक विस्तार सेवा क्षेत्र में हुआ है। तो ये दोस्तों किसी भी देश के विकास का मानक होता है कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का महत्व बढ़ता जाता है। दोस्तों, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, इन सब की आवश्यकता होती है। इनको बुनियादी सेवाएं माना जाता है और किसी विकासशील देश में इनकी जिम्मेदारी सरकार उठाती है। द्वितीय क्षेत्र और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण ऐसी सेवाओं का विकास होता है और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तो कुल मिलाकर ये तीनों क्षेत्रक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ लोग कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण की मांग शुरू कर देते हैं। तो ऐसा जो पैटर्न है ये शहरों में तेजी से बढ़ा है और विगत कुछ दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित नई सेवाओं का भी विस्तार हुआ है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है दोस्तों कि सेवा क्षेत्र को सभी सेवाओं में समान रूप से वृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर देखा जाए तो बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों, मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और इन सेवाओं में इसलिए लगे हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण भारत में जो सर्विस सेक्टर है वो केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ा है और कुछ भागों में इसकी हिस्सेदारी कम है। प्रश्न ये उठता है कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, यानी कहाँ पर काम करते हैं। दोस्तों, तीनों क्षेत्रकों की जो हिस्सेदारी है वो दिखाई देता है कि प्राथमिक क्षेत्रक में सर्वाधिक जो है लोग लगे हुए हैं और इसका कारण ये है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। यद्यपि प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादकता कम है लेकिन फिर भी अधिक से अधिक लोग लगे हुए हैं। दोस्तों, देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक में मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान बहुत कम है। इसके अलावा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का 4/5वां हिस्सा है लेकिन ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। यानी इसका अर्थ ये है कि कृषि और प्राथमिक क्षेत्र में जो श्रमिक लगे हैं वो अपनी क्षमता से बहुत कम उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं, इसलिए उसका जो उत्पादन है वो बहुत कम होता है।
जैसे एक छोटी किसान लक्ष्मी है, उसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर करती है। अगर जो वो जी तोड़ मेहनत करके वो प्रयास करती है, तब भी कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सूखे के सामना करने के बाद उसका जो उत्पादन है वो उतना नहीं हो पाता है। इसके अलावा वो उसके यहाँ बेरोजगारी भी है, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, बेकार बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर प्रछन्न बेरोजगारी भी होती है, जिसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं। एक भूस्वामी सुखराम हैं, वो अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। और भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं, और हम में से कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो कृषि उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र वो भी कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। दोस्तों, अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रकों में हो सकती है, जैसे शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश में रहते हैं। प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य जैसे रोजगार करने वाले लोग असुविधाजनक कई विषम कार्य कर सकते हैं, उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते हैं, और इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जो पूरा दिन तो बिता देते हैं लेकिन बहुत कम कमा पाते हैं। वे ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास न तो कोई स्किल है, न कोई बेहतर काम है। मामला या प्रश्न ये उठता है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। दोस्तों, कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है, तो प्रश्न ये है कि रोजगार में वृद्धि कैसे की जाए। लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूखंड का उदाहरण लिया जाए तो उसके परिवार की भूमि सिंचाई के लिए एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है, बैंक ऋण प्रदान कर सकता है, तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई कर सकती है और रबी के मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजाती है। 1 हेक्टेयर गेहूं का फसल 2 लोगों के 50 दिनों तक रोजगार प्रदान कर सकता है। परिवार के अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन में रोजगार मिल जाएगा, और ऐसे खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इसे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे। तो सेवा क्षेत्र जो विस्तार है, जो रोजगार का विस्तार करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर जैसे जब अधिक उत्पादन होगा तो उत्पाद को नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता के लिए सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर, ग्रामीण सड़कों के निर्माण पे कुछ पैसा निवेश करे तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाएंगे, और लक्ष्मी जैसे अनेक किसान पानी की सुविधा जिनको उपलब्ध है वो फसलों की उपज और विक्रय भी कर सकते हैं। इससे किसानों को उत्पादक रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसी सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। तो लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी भर तक ही सीमित नहीं, खेती करने के लिए उसे उन्नत बीज मिल जाएं, उर्वरक मिल जाएं, कृषि के उपकरण मिल जाएं, तो उसका उत्पादन और बढ़ सकता है। दोस्तों, इन चीज़ों को समय पर खरीदने और उत्पादन बढ़ाने में उसकी सक्षमता बढ़ जाएगी। दोस्तों, एक तरीके से इस समस्या का समाधान और हो सकता है, वो है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना जिन्हें बढ़ावा देकर बहुत अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सके। जैसे कि अनेक किसान अरहर और मटर उपजाने का कार्य करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना किया जा सकता है। कोल्ड स्टोरेज या शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को अवसर मिलेगा कि वो अपने आलू, प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकें, और जब उनकी कीमत अच्छी हो तब उसको बेच सकें। इसके अलावा जो वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांव में रहते हैं, शहद संग्रह केंद्र की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकें। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर, फल इत्यादि बाहरी बाजारों में बेचा जा सके। उसके लिए प्रसंस्करण उद्योग या फूड प्रोसेसिंग जो इकाइयाँ हैं उनकी स्थापना की जा सकती है, और ये काम अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने की आयु वर्ग 5 से 29 वर्ष है, और इसमें लगभग 60% बच्चे हैं। इनमें से 51% के लगभग ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। उनमें से अधिकतर जो है बाल श्रमिक के रूप में
काम करते हैं। यदि ये बच्चे विद्यालय जाने लगें तो हमें और अधिक भवन, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। योजना आयोग जो वर्तमान में नीति आयोग हो गया है, उसके द्वारा एक अध्ययन किया गया है कि अकेले केवल शिक्षा क्षेत्र में 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसके अलावा हम स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार कर सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इससे भी रोजगार का सृजन होगा और हम विकास कर पाएंगे। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। वहाँ पर पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग या सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। जैसे योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रतिवर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अधिक रोजगार प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो चर्चा किए जाने वाले कुछ सुझाव हैं, इनको अमल करने में या इनको लागू करने में लंबा समय लगेगा और इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहा जाता है। दोस्तों, इसको शार्ट में मनरेगा भी कहा जाता है। ये सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं, जिन्हें काम की ज़रूरत है, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन रोजगार की गारंटी देती है और यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है और अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिससे भविष्य में भूमि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। तो ये काम का अधिकार लोगों का जो है क्रय शक्ति क्षमता बढ़ाने में भी उपयोग कर सकती है। दोस्तों, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। आर्थिक कार्यों का विभाजन करने का एक और तरीका है। कुछ लोग संगठित क्षेत्र में नियोजित हैं तो कुछ असंगठित क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए, कांता एक कार्यालय में काम करती है। सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में रहती है। वो नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि भी प्राप्त करती है। उसे चिकित्सकीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं आती है और इस दिन इसका वेतन सहित अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तो उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंधन और शर्तों का उल्लेख किया गया था। तो ये रहा संगठित क्षेत्र। कमल कांता का पड़ोसी है और नज़दीक के किराना दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। 7:30 बजे दुकान पर जाता है, शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त कोई भत्ता नहीं मिलता है। जिस दिन वो काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती। उसे छुट्टी भी मिलती है तो वेतन नहीं मिलता है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी समय काम से हटा सकता है। तो दोस्तों, कांता का उदाहरण आपने देखा कि वो संगठित क्षेत्र में काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे उद्योग अथवा कार्यस्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है और ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना होता है। दूसरी चीज़ जो है असंगठित क्षेत्र होता है और जो है संगठित क्षेत्र की एक विशेषता होती है कि कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा का लाभ मिलता है। एक निश्चित समय तक इनसे काम करने की गारंटी होती है और वे अधिक काम करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है और इसके अलावा वो कुछ अन्य लाभ भी प्राप्त करते हैं जैसे अवकाश का लाभ, सवेतन छुट्टी और चिकित्सकीय लाभ पाने के हकदार हैं। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र हैं उसमें छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं, उससे ये असंगठित क्षेत्र निर्मित होता है। इसके नियम और विनियम तो होते हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया जाता है। रोजगार भी यहाँ प्रायः नियमित नहीं है। अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है और यहाँ पर जो नियोक्ता है यानी जो मालिक है वो इनको काम से हटा भी सकता है। दोस्तों, इस क्षेत्रक में यानी असंगठित क्षेत्रक जो है इसमें बहुत सारे संख्या में लोग लगे हुए हैं। जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं और इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मजदूरों का श्रमिक बन जाते हैं। तो दोस्तों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कैसे संरक्षण या उनको सुरक्षा कैसे दी जाए? तो संगठित क्षेत्र
अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में धीमी गति से वृद्धि हो रही है। और ये कहा जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति, कर अपवंचन और श्रमिकों का संरक्षण प्राप्त करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। दोस्तों, बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए इसी कारण विवश हुए हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है और उनका शोषण भी किया जाता है, उनकी आय बहुत कम होती है और उनकी सेवा शर्तें भी निश्चित नहीं होती हैं। सन 1990 से ये देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं, इसलिए असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की ज़रूरत के अलावा श्रमिकों के संरक्षण की आवश्यकता है। दोस्तों, ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र भूमिहीन कृषकों का है, छोटे और सीमांत किसानों का है और बटाईदारों और कारीगरों का है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से न तो बीज उपलब्ध हो पाता है, न कृषि उपकरण, न भंडारण की सुविधा होती है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों में श्रमिक, निर्माण, व्यापार और परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर काम करने वाले लोगों का जो है समूह है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पाद के वितरण के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है और आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि बहुत अधिक संख्या में श्रमिक जो हैं अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं, जो कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के शिकार भी होते हैं। इसलिए आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए संगठित क्षेत्र के अलावा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और को संरक्षण और सहायता की आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे चारों ओर अनेक प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं। इनको हम 3 क्षेत्रकों में विभाजित कर सकते हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके अलावा स्वामित्व आधारित क्षेत्रक भी आता है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों की बात की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्रक में क्या होता है, तो इसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार ही सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्रक में जो परिसंपत्तियों पर स्वामित्व होता है वो निजी या व्यक्तिगत होता है। इसका जो नियंत्रण होता है एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये निजी क्षेत्र के उदाहरण हैं। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र का जो कार्य होता है, मुख्य कार्य और उद्देश्य होता है लोगों को नियोजन देना, लोगों को नियोजित करना यानी रोजगार देना और लोक कल्याण के कार्य करना, जबकि निजी क्षेत्र का कार्य जो होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, जिन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रकों की क्षमता से बाहर होती हैं, और इन चीज़ों का प्रयोग करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना आसान है। फिर भी यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो इसकी कीमत ऊंची वसूलते हैं। जैसे सड़क, पुल, रेलवे, पत्तन, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। दोस्तों, कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिनको सरकारी समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादों और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं कर सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहन नहीं देती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा के बारे में आपने जाना होगा कि सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा जिम्मेदारी देना सरकार का प्रमुख कार्य और दायित्व है, और
कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख दायित्व है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं और हमारे यहाँ शिशु मृत्यु दर भी बहुत अधिक है। जैसे उड़ीसा में 44 प्रति हज़ार और मध्य प्रदेश में 47 प्रति हज़ार शिशु मृत्यु दर दुनिया के कुछ निर्धनतम भागों से भी अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के विभिन्न पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन और पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब तक जो हमारा मानव संसाधन स्वस्थ नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक वो जो है सरकार के लिए संसाधन नहीं बन सकता है और ना ही उत्पादन कार्य में सहयोग कर सकता है। आइए देखते हैं कि हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा, उसका सारांश। दोस्तों, आर्थिक गतिविधियों के बारे में हमने जाना। आर्थिक गतिविधियां कितने प्रकार की होती हैं, तो इसको सामान्य तरीके में हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में बांटा। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है। हम ये भी जानते हैं कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, और संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए उनके लिए सुरक्षा और वेतन की निश्चितता और काम की निश्चितता की जा सकती है। अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए संरक्षण और सुरक्षा की आवश्यकता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों की गतिविधियों के बीच अंतर भी हमने देखा कि किस प्रकार सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र जो था आर्थिक विकास की समझ का अध्याय 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। वीडियो बहुत आसानी से हमने ये समझने का प्रयास किया कि आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रक या सेक्टर्स कौन से हैं, उनका किस आधार पर विभाजन किया जा सकता है, विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।